बेटा हम लोगों ने लास्ट क्लास हम लोगों ने नेचर ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स पढ़ लिया था। आज बच्चे हमें यहां से स्टार्ट करना है ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बनाने के पीछे हमारा मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, हम इसे बनाते क्यों इसको प्रिपेयर कर रहे हैं, क्या रीजन है जिसकी वजह से हमें इसको जानने की जरूरत पड़ रही है बच्चे। तो आज हम उसके बाद डिस्कस करने वाले हैं। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आर डिजाइन टू इंप्रूव, डिजाइन किया गया है टू इंप्रूव क्वालिटी एंड कंसिस्टेंसी। क्वालिटी और कंसिस्टेंसी को बढ़ाने के लिए जो हमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में, बेटा क्वालिटी का मतलब यहां पे क्वालिटी मीन्स है कि जो ट्रू एंड फेयर व्यू आप जो बता रहे हो वो चीजें कैसी हो अपने आप पे, वो अपने आप पे क्वालिटी वाइज होनी चाहिए जिसपे मैं ट्रस्ट कर सकता हूं। एंड कंसिस्टेंसी वो लगातार बनी भी रहनी चाहिए, ये नहीं कि आपने एक बार तो अच्छे से प्रेजेंट कर दिया, नेक्स्ट टाइम फिर आपने उसमें चेंजेस कर दिए। कंसिस्टेंसी ऑफ द फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, द मेन ऑब्जेक्टिव्स आर, टोटल आपको 5 ऑब्जेक्टिव्स दे रखे हैं। कितने रखे बच्चे? 5 ऑब्जेक्टिव्स है। पहला ऑब्जेक्टिव नंबर 1, मिनिमाइज डाइवर्सिटी इन अकाउंटिंग। सबसे पहला काम है जो अकाउंटिंग के अंदर जितने भी डाइवर्सिटी है उसको आपको मिनिमाइज करना, उसे आपको रिड्यूस करना, उसे आपको कम करना है बेटा। सेकंड नंबर पे हमारे पास आता है अंडरस्टैंड सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग पॉलिसीज। ठीक है। नेक्स्ट, प्रमोट करना बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को, फैसिलिटेट मीनिंगफुल कंपैरिजन, एंड लास्ट में आता है एनहांस रिलायबिलिटी ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है उन पे रिलायबल, मतलब जो उनकी रिलायबिलिटी है वो हमें बेस्ट करनी है। कैसे करनी है? एनहांस करनी है उसको। रिलायबल मतलब मुझे इस पे विश्वास है, प्रॉपर वे में मुझे इस पे विश्वास है, रिलायबल है और द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। क्यों? सबके सब एक जैसी अकाउंटिंग। अब कोई पर्सन, सपोज करो अगर आप कोई सामान परचेज करते हो बेटा, तो पर्टिकुलरली आप लोग एक ब्रांड के पीछे हम लोग चलते हैं। रीजन क्योंकि हमें पता है कि जो उसने बनाया, जो उसका पहला प्रोडक्ट था वो ऐसा था, तो दूसरा भी यही होगा। वहीं अगर मान के चलिए उसका सब्स्टिट्यूट कोई प्रोडक्ट आपको मार्केट में मिल रहा है तो आप उसको लेने में थोड़ा सा हिचकिचाओगे, आपको उस पर रिलायबिलिटी नहीं आएगी। लेकिन जब सबके सब एक ही स्टैंडर्ड पे बना रहे होंगे तो अब आपको कोई सा प्रोडक्ट आपको मिल जाए मार्केट से, उसको उठा सकते हो। ऐसी अकाउंटिंग में बेटा सबके सब एक ही स्टैंडर्ड पे बनाएंगे, जो भी काम कर रहे हैं सारे एक ही स्टैंडर्ड पे काम करेंगे, सबके सब एक ही स्टैंडर्ड पे यहाँ पे काम करने वाले हैं। तो रिलायबिलिटी, तो यहाँ पे क्या आता है? विश्वास आता है अकाउंटिंग के अंदर। तो मैं इसको फटाफट पढ़ता हूं बेटा एक बारी। मिनिमाइज करना, मिनिमाइज डाइवर्सिटी इन अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस टू रिड्यूस एंड एलिमिनेट द वेरिएशंस इन अकाउंटिंग पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स अडॉप्ट बाय द डिफरेंट एंटरप्राइजेस। जो अलग अलग लोग अलग अलग चीजों को इस्तेमाल कर रहे हैं, अब सबके सब एक ही चीजों को इस्तेमाल कर रहे हैं। नंबर 1, इसमें क्या होता है? साथ साथ यूनिफॉर्मिटी आती है कि हाउ द फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन आर रिकॉर्डेड एंड प्रेजेंटेड। हम उन्हें कैसे रिकॉर्ड और कैसे प्रेजेंट करने वाले हैं इसके ऊपर पूरी हमें नॉलेज मिल जाती है। ठीक है। दूसरे नंबर पे अगर हम लोग बात करें, प्रमोट करता है बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को अंडरस्टैंड, मतलब यहां प्रमोट करना बेटर अंडरस्टैंडिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट बाय फॉलोइंग द स्टैंडर्ड्स रूल्स। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बिकम इजियर टू रीड एंड इंटरप्रेट। उसे पढ़ना और उसे समझना हमारे लिए क्या हो जाता है? इजी आता है। जब सारे स्टैंडर्ड हमारे सेम होंगे तो उन्हें हम लोग अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर पाते हैं, उन्हें अच्छी तरह समझ पाते हैं, और साथ साथ बेटा हमारे पास एक हम लोग जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट के ऊपर अपना एक ट्रस्ट बिल्ड कर पाते हैं। साथ ही साथ जो ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट जितने भी हम लोग बना रहे हैं, ये बनाते किसके लिए? बेसिकली बेटा ये बनाते हैं इन्वेस्टर्स के लिए, ये बनाते हैं मैनेजमेंट के लिए, ये बनाते हैं स्टेक होल्डर्स के लिए, जिन्होंने कंपनी में पैसा इन्वेस्ट किया हुआ है। उनकी डिसीजन मेकिंग, उनका एक इन्फॉर्म डिसीजन, उनका एक बैलेंस डिसीजन लेने में उनको हेल्पफुल होता है, क्योंकि उन्होंने भी सेम स्टैंडर्ड पढ़ रखे हैं जो जिस स्टैंडर्ड पे हम लोग अकाउंटिंग को प्रिपेयर कर रहे हैं। तो वो हमारी अकाउंटिंग को पढ़ गए, जो मैंने एक ही स्टैंडर्ड बनाए जिससे वो समझना चाह रहे हैं, उसको अंडरस्टैंड करना चाह रहे हैं। सारे स्टैंडर्ड अगर सेम होंगे तो उनको पढ़ने में इजी हो जाएगी बेटा, उनको पढ़ने में इजी। तो यहाँ पे वो लिखा हुआ है प्रमोट बेटर अंडरस्टैंडिंग, ये आप बेटर अंडरस्टैंडिंग को प्रमोट करता है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, ये इसका ऑब्जेक्टिव है। दूसरा, थर्ड आता है बेटा अंडरस्टैंड सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस। ठीक है। Standard ensure that the business disclose the accounting method, that is depreciation method and inventory valuation method। सर ये क्या बोल दिया आपने नया? बेटा डेप्रिसिएशन के अभी आप लोग मेथड पढ़ोगे बहुत सारे, वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री ये तो आप नहीं पढ़ोगे, ये आप पढ़ोगे बेटा ग्रेजुएशन में जाकर के कॉस्टिंग के अंदर। फिलहाल के लिए बस जान लो कि जो हम लोग इन्वेंट्री को कैलकुलेट करते हैं अपने बिजनेस के अंदर, उसमें भी कैलकुलेट करने के हमारे बहुत सारे मेथड्स होते हैं। तो अंडरस्टैंड सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग पॉलिसीज, उसे समझना, उसे क्या चीज चल रही है, कौन सी पॉलिसी है,
ऐसे यहाँ पे स्टैंडर्ड इंश्योर करता है बिजनेस का डिस्क्लोज द अकाउंटिंग मेथड। यहाँ पे आप पूरे मेथड्स को पूरा डिस्क्लोज करते हो कि आपने क्या चीज लिखी है उसके अंदर, कैसे आप बना रहे हो, उसे आप एक नोट्स में लिखते हो साथ में। जब भी आप कोई भी चीज अगर प्रिपेयर कर रहे हो, साथ साथ उसके एक आप प्रिपरेशन के बाद उसके एक नोट भी देते हो कि हमने ये वाली चीज इस मेथड पे बनाई है, ये वाली चीज हमने इस मेथड पे बनाई है, ठीक है। एंड प्रमोट करता है ट्रांसपेरेंसी। इसी से क्या आती है बेटा, ट्रांसपेरेंसी आती है किसी भी बिजनेस के अंदर, ट्रांसपेरेंसी आती है किसी भी बिजनेस के अंदर। पॉइंट नंबर 4 बेटा, फैसिलिटेट मीनिंगफुल कंपैरिजन। मीनिंगफुल कंपैरिजन भी इससे बहुत जल्दी हो पाता है फिर बाद में, ठीक है, क्योंकि जब सबने अकाउंटिंग एक जैसी की है तो वो अपनी अकाउंटिंग को मेजरमेंट जो उनका कंपैरिजन है वो बहुत इजी वे में कर पाते हैं। अलाउ द यूजर टू कंपेयर फाइनेंशियल रिजल्ट ऑफ डिफरेंट कंपनीज और अक्रॉस टाइम पीरियड। आप डिफरेंट डिफरेंट कंपनीज का कंपैरिजन कर सकते हो और डिफरेंट डिफरेंट टाइम पीरियड पे आप अपनी ही कंपनी या दूसरों से या फिर अपने ही कंपनी कंपैरिजन दूसरी अकाउंटिंग से कर पाओगे। हेल्प इन बेंचमार्किंग एंड इन्वेस्टमेंट एनालिसिस। अब इससे बेंचमार्क मतलब कंपनी को रैंकिंग मिल सकती है, कंपनी को बेटा एक रैंकिंग मिल सकती है। जब सारे फाइनेंशियल सेम बने होंगे तो मुझे उनको बेंचमार्क देने में बहुत ज्यादा आसानी मिल जाएगी। रीजन क्या है उससे, क्योंकि सबने तो एक जैसे स्टैंडर्ड पे अपनी अपनी अकाउंटिंग कर रखी है। जब सबने एक जैसे स्टैंडर्ड्स पे अपनी अकाउंटिंग कर रखी है बच्चे, तो सबको हमें जो रैंकिंग देने से सारे बच्चों ने एक ही पेपर दिया है, सारे बच्चों ने एक ही पेपर दिया है, तो टीचर को अब वहां पे रैंकिंग देने में बेंचमार्क करने में बहुत इजीनेस हो जाती है। वो 1 2 3 जो भी फर्स्ट सेकंड फोर्थ फिफ्थ जो भी उनको रैंक देनी हो तो वो इजीली दे सकते हैं। क्योंकि ऐसा तो नहीं है हमने टॉपर से अलग एग्जाम लिया होगा और जो जिसकी सेकंड पोजीशन आई उससे हमने अलग एग्जाम लिया होगा, जिसकी थर्ड पोजीशन उससे हमने अलग, सबसे हमने एक ही एग्जाम लिया, उस पर हाईएस्ट स्कोर जिसने किया उसे हम लोग फर्स्ट रैंक देते हैं, फिर उससे कम जिसने थर्ड उसे हम सेकंड बोलते हैं, थर्ड फोर्थ फिफ्थ, ऐसे आपके बहुत सारे रैंकिंग आती है। तो बेंचमार्क जब सबने अकाउंटिंग जैसे की तो हम लोग बेंचमार्क भी आराम से कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्या, एनहांस द रिलायबिलिटी। अब अकाउंटिंग के अंदर विश्वास बन जाता है क्योंकि सबके तो एक जैसी अकाउंटिंग कर रहे हैं, तो मैं चाहूं तो उसे जाके कभी भी चेक कर सकता हूं। जिसने जो स्टैंडर्ड्स पे बनाया होगा मैं भी उस स्टैंडर्ड पे उसको रीड करूंगा, अंडरस्टैंड करूंगा। मुझे अगर वो उन स्टैंडर्ड्स पे अगर वो बनी होगी तो समझ में भी आएगी, समझ में आएगी तो इसका मतलब क्या है, विश्वास। क्या है अब ये विश्वास, मैं रिलायबल हो जाऊंगा, क्या हो जाऊंगा डेटा के लिए, जो मेरे पास जो बैलेंस शीट बन गई है वो मेरे लिए क्या रिलायबल है। Ensure the financial statements are based on the consistent, verified and unbiased information. Build confidence among the users, investor, banker, government, etc. जैसे कि जब ये लोग एक ही तरह की इंफॉर्मेशन को एक ही तरह से जो बिल्डअप हुई इंफॉर्मेशन उसको पढ़ेंगे तो इन सब में इंफॉर्मेशन जो समझ में आएंगी वो कैसी होंगी, बट रिलायबल होंगी। जो कैसी होंगी वो रिलायबल होंगी। मेरी बात यहां तक आप सबको क्लियर है। टोटल ऑब्जेक्टिव कितने बेटा हमारे पास, 5 ऑब्जेक्टिव है। मिनिमाइज करना डाइवर्स अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस को, नेक्स्ट अंडरस्टैंड करना सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग पॉलिसीज को, प्रमोट करना बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, एंड नेक्स्ट वर्ड क्या बचा, फैसिलिटेट करना मीनिंगफुल कंपैरिजन को, एनहांस करना रिलायबिलिटी ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को। ये हमारे पास 5 टाइप के ऑब्जेक्टिव होते हैं। कितने होते हैं, 5 टाइप के ऑब्जेक्टिव्स हैं बच्चे, ठीक है। यस सर, ओके। सेकंड बेटा हमारे पास आता है हमें इनकी जरूरत क्या है, इनकी आवश्यकता क्या है बेटा, क्यों क्यों इनको हम लोग पढ़ रहे हैं। यूटिलिटी एंड यूज ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, पढ़ने के पीछे पर्पस क्या है, इसे जानकारी क्यों चाहिए बेटा, हमें इसको क्यों पढ़ना है। तो यहां पे बात की जा रही है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स ऑफर मैनी बेनिफिट्स टू बिजनेस अकाउंटेंट एंड यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। जो यूजर्स हैं, जो स्टैंडर्ड्स हैं, वो इन सबको बेनिफिट देते हैं। कैसे, नंबर 1, बिजनेस को अकाउंटिंग रिकॉर्ड जब होती है तो उसका एक रिजल्ट निकल के आता है जिससे बिजनेस उसको आराम से रीड कर सकता है। लेकिन बात तो आ गई जो अकाउंटेंट ने बनाया था उसे हम कैसे समझे, वो तो उसने बनाया, लेकिन हम बात कर रहे हैं यहाँ पे कि जिस अकाउंटेंट ने उस फाइनेंशियल स्टेटमेंट को बनाया होगा उसने एक स्टैंडर्ड माना होगा और वो स्टैंडर्ड कंपनी को भी पता होगा और कंपनी अपने फाइनेंशियल को उन्हीं स्टैंडर्ड पे रीड कर सकती है, पढ़ सकती है, एनालाइज कर सकती है और उसके बेस पे डिसीजन मेकिंग कर सकती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं अकाउंटेंट, नेक्स्ट हम बात करते हैं यूजर। इन सबको बेनिफिट मिलता है, इन सबको ही बेनिफिट, क्योंकि सभी एक चीजों को पढ़ के आए, सभी एक चीज को पढ़ रहे हैं। अब हिंदी को सबने हिंदी के वे में पढ़ा है, सबने मैथ्स को मैथ्स के वे में पढ़ा है, तो सबको पढ़ने में दिक्कत नहीं होती क्योंकि सबने एक जैसी चीजों को पढ़ा, एक जैसी ग्रामर को पढ़ा। अब उसके बेसिस पे हम लोग लैंग्वेज को पढ़ रहे हैं। वैसे यहाँ पे भी बेटा जब सबने एक ही जैसी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पढ़े हैं तो सबको एक जैसा इजिली अंडरस्टैंड हो पाता है, चाहे वो कंपनी हो, चाहे वो अकाउंटेंट हो, चाहे वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट का यूजर क्यों ना हो। नेक्स्ट हम बात करते हैं बेटा क्या, यूटिलिटी एंड बेनिफिट्स। यूटिलिटी और बेनिफिट मतलब यूटिलिटी क्या है, क्या है यूजर्स के, प्रोवाइड द नॉर्म फॉर प्रिपरेशन, ये हमें नॉर्म्स को प्रोवाइड करते हैं। सेकंड, एंश्योर यूनिफॉर्मिटी, ठीक है, इंक्रीज रिलायबिलिटी। नेक्स्ट, असिस्ट ऑडिटर एंड अकाउंटेंट, असिस्ट ऑडिटर एंड अकाउंटेंट, अकाउंटेंट को और ऑडिटर को ये असिस्ट करके बताता है। नेक्स्ट बेटा इंक्रीज रिलायबल, ये अपना पे क्या है, रिलायबिलिटी है। नेक्स्ट बेटा क्या है, एंश्योर यूनिफॉर्मिटी, इसके अंदर यूनिफॉर्मिटी एक समानता बनी रहती है।
नेक्स्ट बेटा क्या, प्रोवाइड द नॉर्म्स। नॉर्म मतलब एक तरह का आपको रूल्स एंड रेगुलेशन बता देते हैं, कल्चर बता देते हैं, भाई ये करना, आपको इस चीज को फॉलो करना है, ठीक है, तो वो चीज के अंदर आती है, ठीक है। तो नॉर्म्स मतलब दे ऑफर टू स्टैंडर्ड फ्रेमवर्क, एक आपको फ्रेमवर्क कौन सा वाला, स्टैंडर्ड फ्रेमवर्क आपको प्रोवाइड होता है जिसके बेसिस पे आप फाइनेंशियल बनाओगे। यूनिफॉर्मिटी का मतलब है क्या है, जो डाइवर्सिटी है प्रैक्टिसेस में उसको हम लोग क्या कर दे रहे हैं बेटा, रिमूव कर दे रहे हैं, एंड लीड टू कंसिस्टेंसी। इसी से क्या होता है, कंसिस्टेंसी एंड कंपेरेबिलिटी अक्रॉस फर्म, सारी फर्म्स आपस में कंपेयर कर सकती हैं। नेक्स्ट, इंक्रीज रिलायबिलिटी, यूजर्स सच एज इन्वेस्टर, बैंक, गवर्नमेंट एजेंसीज ट्रस्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट मोर व्हेन द प्रिपेयर्ड एज पर स्टैंडर्ड्स, एज पर स्टैंडर्ड्स। तो यहां पे आता है इंक्रीज रिलायबिलिटी, यूजर सच एज इन्वेस्टर, बैंक एंड गवर्नमेंट एजेंसीज ट्रस्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड मोर व्हेन प्रिपेयर्ड एज पर स्टैंडर्ड्स। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्या, असिस्ट ऑडिटर एंड अकाउंटेंट। ऑडिटर कैन वेरीफाइड अकाउंट। ऑडिटर बेटा, ऑडिटर का बेसिक मीनिंग क्या होता है बेटा, जैसे हम लोगों ने पढ़ा था बच्चे, आप सबको याद होगा, हमने प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग पढ़ा था, हम सबने प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग को पढ़ा था। सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले जर्नल होगी, जर्नल के बाद हमने बताया था आपको लेजर बनती है। नेक्स्ट उसके बाद बनता है ट्रायल बैलेंस, एंड देन उसके बाद बनता है आपका क्या, फाइनेंशियल स्टेटमेंट, एंड देन उसके बाद आता है कम्युनिकेट टू द यूजर, कम्युनिकेट टू द यूजर्स, ठीक है। अब ध्यान देना, जो ये तो हमने जो बनाया है अभी, इसको जो हमने बनाया, जिसको बेटा, जिसको हमने जो अभी प्रिपेयर किया है, ये बेसिकली प्रिपरेशन जो हुई है, ये बेसिकली जो प्रिपरेशन हुई है, इसको हम तो बोलते हैं अकाउंटिंग। बेटा इसको क्या बोलते हैं हम लोग, इसको हम बोलते हैं अकाउंटिंग। क्या बोलते हैं इसको हम लोग, अकाउंटिंग। अब यही अकाउंटिंग को अगर बेटा मैं, इसी अकाउंटिंग को बच्चे में बैकवर्ड शिफ्ट कर दूं, यहां से इधर की तरफ अगर हम लोग बारी बारी से आ जाए, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, फाइनेंशियल्स को पढ़ेंगे, फर्स्ट नंबर पे ये होगा। सेकंड नंबर पे ट्रायल बैलेंस चेक करेंगे, फिर उसके बाद हम लेजर को चेक करेंगे। सर चेक क्यों कर रहे हैं, बता रहा हूं बेटा अभी। एंड पॉइंट नंबर फोर्थ, अब हमने क्या, अकाउंटेंट ने क्या किया, पहले जर्नल रिकॉर्ड की, फिर लेजर, फिर ट्रायल बैलेंस, एंड देन उसके बाद फाइनेंशियल स्टेटमेंट। वही हम बात करते हैं ऑडिटर की, हम बात करते हैं किसकी, ऑडिटर की। बेटा ऑडिटर क्या करता है, अकाउंटिंग को बाद में चेक करता है, तो अगर उसे फाइनेंशियल में कोई दिक्कत लगती है तो ट्रायल बैलेंस में जाता है, उसे ट्रायल बैलेंस में कोई दिक्कत लगती है तो फिर वो लेजर में जाता है, लेजर में कोई ट्रांजेक्शन में दिक्कत आती है उसको, फिर वो जर्नल चेक करता है, जर्नल में उसे कोई दिक्कत आई, फिर वो आपके वाउचर्स, आपके ट्रांजेक्शन को चेक करता है, ठीक है। तो हेल्प, ध्यान देना, असिस्ट ऑडिटर एंड अकाउंटेंट। ऑडिटर कैन वेरीफाई, ऑडिटर क्या कर सकता है बेटा, वेरीफाई कर सकता है अकाउंट्स मोर इजिली, एंड अकाउंटेंट हैव क्लियर गाइडलाइन टू फॉलो। बस ऑडिटर को भी फॉलो करने हैं जो अकाउंटिंग के रूल होते हैं, और जो ऑडिटर होता है उसको भी रूल फॉलो करने होते हैं जो अकाउंटिंग के होते हैं बेसिकली, ठीक। अगर मैं छोटी सी बात करूं बेटा यहाँ पे, तो जो ऑडिटर्स होते हैं उनके लिए बनते हैं एसए, क्या बोलते हैं उसके लिए, एसए, स्टैंडर्ड ऑफ ऑडिट, स्टैंडर्ड्स ऑफ ऑडिट। वहीं अकाउंटेंट के लिए जो बनते हैं वो बनते हैं एएस, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। यहां पे होता है स्टैंडर्ड्स ऑफ ऑडिट, स्टैंडर्ड्स ऑफ ऑडिट, और यहां पे क्या बनता है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। दोनों में सन के नाम आगे पीछे हैं, बिल्कुल बेटा, ये स्टैंडर्ड ऑफ ऑडिट है और ये एएस है। आप ऐसे ही बोल सकते हैं, दोनों मिरर इमेज है, मतलब सामने कोई खड़ा है, सामने कोई खड़ा है, तो लेफ्ट हैंड साइड तो राइट हैंड साइड, ऐसे। तो ये स्टैंडर्ड ऑफ ऑडिट और ये है, पर ये दोनों दोनों किस पे बने हैं बेटा, एक दूसरे की इमेज है बेटा। अगर आपने ऐसे रिकॉर्ड किया तो हम उसको ऐसे चेक करेंगे, आपने अगर ऐसे चेक करना है तो उसको ऐसे रिकॉर्ड करेंगे, सिंपल सी बात है। मेरी बात क्लियर है बेटा यहां तक, यस सर, ओके। नेक्स्ट हम चलते बेटा टॉपिक पे अपने, लिमिटेशंस। अब बेटा ध्यान देना, इसकी लिमिटेशन, इसकी बेसिक जो कमियां कौन कौन सी हैं, इसकी कमियां हैं तो हैं कौन कौन सी। तो बेटा इसकी कमियां, नंबर 1, लिमिटेशंस ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। पहला तो बेटा ये मैनमेड है, ठीक है, किसी इंसान ने बनाया है, तो ये सबसे बड़ी इसकी लिमिटेशन है। दूसरे नंबर पे ये कंट्री वाइज, एनवायरमेंट वाइज चेंज हो जाते हैं, कंट्री और एनवायरमेंट वाइज चेंज हो जाते हैं। जैसे सर ये मैन मेड है तो क्यों गलत है इसमें, बीइंग क्रिएटेड बाय ह्यूमंस, दे may not always be perfect और यूनिवर्सली वेरीफाइबल। जब बन गए तो बन गए, किसने बनाए कैसे बनाए, बस हमें मान लेने हैं, और हम मान रहे हैं तो हम लोग सेम चल रहे हैं अपने अपने हिसाब से, लेकिन उसने क्यों बनाया ऐसे रूल ये कोई नहीं जानता, सिर्फ मैन मेड है। यहां पे बताया गया मैन मेड है, इस वजह से इनमें ये परफेक्ट नहीं हो सकते, ये बात इसने लिखी है यहाँ पे, ठीक है, ओके। नेक्स्ट बेटा आता है क्या,
change with the law and environment. Since the standards are based on existing law and business environment, they must be frequently updated, which can be create confusion and inconsistency over period. हर कंट्री और हर लॉ मतलब जो कंट्री वाइज जो भी लॉ होंगे उनके हिसाब से स्टैंडर्ड थोड़े बहुत आपके वेरी करते हैं, मतलब वेरिएशन हो जाता है। अब यहाँ पे कंफ्यूजन क्रिएट हो जाती है किसी भी अकाउंटेंट को कोई भी चीज रिकॉर्ड करने में, तो ये सबसे बड़ी इसकी क्या कमी है। साथ साथ एनवायरमेंट के बेसिस पे भी चीजें हमें रिकॉर्ड करनी पड़ती है, तो ये दोनों चीजें बताई गई कि कंट्री वाइज लॉ वाइज चीजें क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। जो बिजनेस है यहाँ पे एनवायरमेंट का मतलब जो कंपनी का नेचर है उस वाइज भी अकाउंटिंग आपकी चेंज हो जाती है। आप बैंकिंग को चेक करोगे, बैंकिंग के फाइनेंस अलग बनते हैं बेटा। अगर आप चेक करोगे इलेक्ट्रिसिटी अकाउंट्स, उनके अकाउंट बेटा अलग बनते हैं, कंपनी के अलग बनते हैं, सोल प्रोप्राइटरशिप के अलग बनते हैं, पार्टनरशिप के आपके अलग बनते हैं। नेचर सब में एक है, डेबिट क्रेडिट का रूल एक ही होगा, लेकिन सबके बनाने के तरीके अलग अलग होंगे। तो वही बात कर रहा है, मैं छोटा सा एग्जांपल दिया बेटा आपको, वैसे सब में रूल एक जैसे चलता है, लेकिन यहाँ पे बात कर रहा है कि ये चेंज हो जाते हैं। ये कैसे अपने आप पे चेंज, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कैसे रहेंगे, बिल्कुल सेम रहेंगे सबके लिए, लेकिन बनाने के तरीके अलग अलग है, बनाने के तरीके अलग है। लेकिन वही बात करते हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स की, तो कंट्री वाइज चेंज हो जाते हैं, कंट्री वाइज चेंज हो जाते हैं। ये इसकी सबसे बड़ी लिमिटेशन है, सबसे बड़ी इसकी लिमिटेशन है। मेरी बात यहां तक क्लियर बच्चे? यस सर। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्या, अब बेटा हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स, IFRS। ठीक है, अभी तक हम लोगों ने एएस को तो पढ़ लिया है बच्चे, एएस में क्या क्या चीजें होती हैं, उसकी क्या डेफिनेशन है, उसे हम क्यों अप्लाई कर रहे हैं वगैरह वगैरह। अब हम बात करेंगे IFRS। IFRS क्या है बेटा, सबसे पहले बात करते हैं इसके इंट्रोडक्शन की। अगर मैं बात करता हूँ इंट्रो की बच्चे, तो इंट्रो में क्या क्या बातें मेंशन हो रखी है। नंबर 1, सबसे पहली बात भाई, आज के टाइम पे जो भी हम लोग, जितने भी हम लोग समाज में हैं बेटा, भी जिस दुनिया में हम लोग जीते हैं बेटा, वो है ग्लोबलाइजेशन की दुनिया। ग्लोबलाइजेशन के कारण भाई जो ग्लोबलाइजेशन है उसमें क्या है, बिजनेस ऑपरेट हो रहे हैं कैसे, अलग अलग कंट्रीज वाइज, अलग अलग कॉन्टिनेंट्स वाइज, मतलब बहुत जगहों पे ट्रेड चल रहा है। लेकिन हम लोग सिर्फ और सिर्फ एक देश में ट्रेड नहीं करते, हम लोग एक देश से दूसरे देश में भी ट्रेड करते हैं। ठीक है, ग्लोबलाइजेशन की डेफिनेशन आप सबको बेटा 10th क्लास में हमने पढ़ी होगी बच्चे बहुत अच्छे से, तो मैं उसको यहाँ पे ज्यादा इलेबोरेट नहीं करूंगा। ग्लोबलाइजेशन क्या होता है वो आपको आप जानते हो। लेकिन अगर मान के चलिए एक बिजनेस दूसरे, एक कंट्री दूसरे कंट्री से ट्रेड कर रही है, तो उनको जब ट्रेड करेंगे तो बीच में ट्रांजेक्शन्स होंगे, उनकी रिकॉर्डिंग होगी और उसके बेसिस पे फाइनेंशियल्स बनेंगे। अगर मान के चलिए वो अपनी अकाउंटिंग अलग वे में कर रहे हैं, हम अपनी अकाउंटिंग अलग वे में कर रहे हैं, तो यहाँ पे क्या आता है, डाइवर्सिटी आती है। तो जो IFRS था उसको इंट्रोड्यूस करने के पीछे रीजन क्या है, एट द एज ऑफ इन द एज ऑफ ग्लोबलाइजेशन टू इंश्योर कंसिस्टेंसी, सबसे पहली बात कंसिस्टेंसी, कंपेरेबिलिटी एंड ट्रांसपेरेंसी, देयर इज नीड फॉर अ सिंगल ग्लोबल अकाउंटिंग लैंग्वेज। हमें क्या चाहिए, एक ऐसी लैंग्वेज चाहिए जो सबके लिए एक समान हो, सबके लिए कैसी हो, एक जैसी हो बेटा यहाँ पे। Hence, IFRS डेवलप, इसी चीज को देखते हुए हमने IFRS को डेवलप किया एंड ग्लोबल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स टू यूनिफाई फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। जिससे क्या हुआ, जो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग है वो कैसी होगी बेटा, बेटर होगी, अपने आप पे यूनिफॉर्म होगी, सभी के लिए एक समान होगी, सभी के लिए कैसी होगी, एक समान। व्हाट इज IFRS, हमें IFRS के बारे में अब जानना है, IFRS होते क्या है। IFRS स्टैंड फॉर इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स, अ सेट ऑफ प्रिंसिपल बेस्ड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड डेवलप्ड बाय इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड। समझ में आया बच्चे यहां तक, मैं इसको दोबारा से पढ़ देता हूं, समझना बेटा कि यहाँ पे जो IFRS है उसकी डेफिनेशन क्या, सॉरी उसकी फुल फॉर्म क्या है, इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स, साथ साथ इज अ सेट ऑफ प्रिंसिपल बेस्ड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड डेवलप बाय IASB। ठीक है, इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड ने जिसको बनाया है। वही हम बात करते हैं रिप्लेस द ओल्डर, जो पहले, इससे पहले IAS था, इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड था हमारे पास, उसको रिप्लेस करके एंड IFRS इज डिजाइन टू हाई क्वालिटी, अंडरस्टैंडेबल एंड ग्लोबल एक्सेप्टेड। इसको यहां बेटा हाई क्वालिटी का मतलब क्या है, जो भी फाइनेंशियल्स बनेंगे वो अपने आप पे ट्रस्ट वर्ती होंगे, कैसे होंगे, ट्रस्ट होगा बेटा उनके ऊपर, उन्हें बहुत ज्यादा रिलायबल होंगे, हाई क्वालिटी एंड अंडरस्टैंडेबल, जो सबके सब अंडरस्टैंड कर सकते हैं, साथ साथ ग्लोबल एक्सेप्टेड, जिसको सबने माना है, उसी को हम IFRS बोल रहे हैं। इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड, जो रिपोर्ट करने के स्टैंडर्ड्स हैं वो कैसे होंगे, इंटरनेशनली फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स हैं वो सबके लिए एक जैसे होंगे। ठीक है, यहां पे हम बात करते हैं बच्चे क्या, कॉन्ट्रास्ट विद द रूल बेस्ड सिस्टम लाइक द ओल्डर in Indian standards which is more detailed and prescriptive. Yes or no? Yes sir. अब हम चलते हैं बच्चे आगे, नेक्स्ट हमारी बात करते हैं IFRS की जो ओरिजिन है वो कैसे हमारे पास स्टार्ट हुए बेटा, 1973। IFRS तो नहीं थे उस समय पे, लेकिन उस समय बना था क्या, आपकी कमेटी बनी, इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कमेटी
वाज एस्टेब्लिश्ड, ठीक है। दूसरे नंबर पे 2001 के अंदर क्या हुआ, आईएससी रिप्लेस, इसको रिप्लेस कर दिया गया और इससे बनाया आईएएसबी, क्या बनाया, आईएएसबी, इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड बना, ठीक है। पहले कमेटी था, बाद में ये बोर्ड बना। फिर क्या हुआ, post 2001 IASB started issuing the IFRS, and while the earlier IAS and SIC interpretation remain valid unless withdrawal or receive, मतलब रिवाइज। इसको अभी तक इसके बाद जांच चल रही थी, अभी तक इनके ऊपर काम हो रहा था, ठीक है। आगे हम बात करते हैं क्या, ये इसके बारे में बता रखा है कि कैसे इसका ओरिजिन हुआ, कैसे स्टार्ट हुआ बच्चे। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि आईएएसबी का ऑब्जेक्टिव क्या है, मतलब पर्पस क्या है, एंड गोल क्या है बेटा इसका। अब इसका एंड गोल है बेटा, इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड आईएसबी एम नंबर 1 डेवलप करना बच्चे वन ग्लोबल सेट ऑफ हाई क्वालिटी एंड एनफोर्सेबल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। नंबर 2 प्रमोट करना बेटा ट्रांसपेरेंट एंड कंपेरेबल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। नंबर 3 कंसीडर द नीड ऑफ एसएमईज, जो एसएमई है बेटा स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस एंड डेवलप करना इकोनॉमीज को। सर इकोनॉमी एसएमई का मतलब बेटा हमारे देश में बहुत सारी छोटी छोटी एसएमईज हैं, बहुत सारी छोटी छोटी कंपनीज हैं, छोटी छोटी फैक्ट्रीज हैं, छोटे छोटे बिजनेसेस हैं, छोटे छोटे प्रोप्राइटर्स हैं। तो उन सब के लिए ऐसी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बनाना जो सबके सब फॉलो कर पाए, उनके लिए बहुत ज्यादा खर्चा ज्यादा ना आए उनके लिए। तो जब बहुत सारी कंपनियां एसएमईज बहुत सारे होते हैं, तो जब वो अच्छा प्रॉफिट करेंगी, अच्छी अकाउंटिंग करेंगी, तो एक अच्छी इकोनॉमी डेवलप होगी, और जब अच्छी इकोनॉमी डेवलप होगी तो देश अच्छा बनेगा बेटा। तो वही यहाँ पे बात की जा रही है। तो आईएसबी का जो मेन ऑब्जेक्टिव था, नीड फॉर एसएमईज एंड डेवलपिंग इकोनॉमीज, वर्क टुवर्ड्स कन्वर्ज ऑफ नेशनल स्टैंडर्ड विद आईएफआरएस। इसका साथ साथ क्या था, जो बाकी देश अपने यहाँ पे रूल्स को मानते हैं उनको कन्वर्ट करके आईएफआरएस को हमने बनाया। और आईएफआरएस को बनाने के पीछे कौन था बेटा, आईएसबी इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड ने बनाया। किसने बनाया, इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड ने बनाया ये, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं बेटा की कंसेप्ट ऑफ आईएफआरएस। आईएफआरएस के की कंसेप्ट क्या है बेटा, बेसिक 3 इसके की कंसेप्ट है। पहला प्रिंसिपल बेस्ड है, डेफिनेशन हमने पढ़ लिया। फोकस ऑन द कंसेप्ट एंड ऑब्जेक्टिव ओवर डिटेल रूल, ठीक है। जो पहले रूल थे अब उनके वो जो भी है प्रिंसिपल बेस्ड होने लग गया। वहीं दूसरे नंबर आते हैं ग्लोबल एप्लीकेबल एंड ग्लोबल एक्सेप्टेड भी है ये, यूज और परमिटेड ओवर 140 कंट्रीज, लगभग 140 कंट्रीज को चला रही है इस समय पे। तीसरे नंबर आता है इन्वेस्टर फ्रेंडली मतलब भाई देखो जब चीजें कैसी बनेंगी, जिस रूल पे हम बना रहे हैं उसी रूल पे सामने वाला उसको रीड भी कर रहा है, और उसी रूल पे सामने वाले ने अकाउंटिंग बनाई और हम उसे रीड कर सकते हैं। तो ये क्या अपना पे ये कैसा हो, कंपेरेबल हो गया, ट्रस्ट आ गया, साथ में इन्वेस्टमेंट के जो डिसीजन मेकिंग है वो अपना पे थोड़ी सी बेटर होगी, थोड़ी सी अच्छी होगी, थोड़ी सी अंडरस्टैंडेबल होगी। मेरी बात यहां तक क्लियर है? यस सर, ओके। नेक्स्ट हम चलते हैं बच्चे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स अंडर आईएफआरएस। ये क्या है बच्चे हमारे पास? तो भाई इसके अंदर बताया गया इसमें कौन कौन सी फाइनेंशियल्स को आप बनाते हैं बेटा यहाँ पे। तो फाइनेंशियल्स को बनाने के लिए हमारे पास टोटल कितने हैं, इसके अंदर 5 स्टेटमेंट्स दे रखे हैं। पहली स्टेटमेंट है स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। मैं बार बार चैप्टर 1 के अंदर आपसे एक वर्ड बोलता था, फाइनेंशियल स्टेटमेंट मींस बैलेंस शीट। आपने मेरी बात अगर गौर किया तो फर्स्ट चैप्टर के अंदर तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट मतलब बैलेंस शीट। तो यहाँ पे ही बात कर रहा है कि सबसे पहले जो चीज बनती है इसके अंदर बैलेंस शीट बनती है, ओके। दूसरा मतलब पहले तो नहीं बन सकती बैलेंस शीट, तो बाद में बनेगी, पहले खर्चे रिकॉर्ड होंगे, उसके बेसिस पे बाकी अकाउंटिंग होगी, देन लास्ट में आके आपकी फाइनेंशियल पोजीशन होती है। तो ये बनेगा इसके अंदर। पॉइंट नंबर 2 पे क्या बच्चे, कॉम्प्रिहेंसिव इनकम स्टेटमेंट, मतलब एक इनकम स्टेटमेंट आपकी बनेगी जो कॉम्प्रिहेंसिव होगी, ओके। मतलब सारी इनकम को बना करके, सारे खर्चों को कैलकुलेट करके आप एक इनकम स्टेटमेंट बनाओगे। थर्ड नंबर पे है चेंज इन इक्विटी स्टेटमेंट। आपकी जो इक्विटी में चेंजेस हो रहे हैं, मतलब मालिक अपने रोल चेंज करता है। कभी कभी मालिक क्या करते हैं, अपना जो राइट्स होते हैं दूसरी कंपनी को बेच देते हैं, ठीक है, और पैसे लेके साइड हट जाते हैं। तो उस केस में क्या होगा, राइट मतलब जो इक्विटी में जो चेंजेस आए, जो कंपनी अपनी ओनरशिप चेंज की है, तो उस केस में भी इनकी रिकॉर्डिंग होती है बकायदा। फोर्थ नंबर पे कैश का कितना कैश हमारे पास आ रहा है, कितना कैश हमारे पास जा रहा है, उसके बारे में स्टेटमेंट बनती है। एंड लास्ट में आता है क्या, नोट एंड सिग्निफिकेंस ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज। आप कौन से आप क्या क्या चीजें उसके अंदर रिकॉर्ड कर रहे हो, आप उसके अंदर क्या क्या चीजें रिकॉर्ड कर रहे हो उसके बारे में, या फिर कोई चीज ऐसी भी होती है बेटा जिसको हम रिकॉर्ड नहीं कर पाते हैं, तो उसके लिए फिर हम नोट लिख देते हैं। पे क्या लिख देते हैं, नोट, कि भाई ये मैचिंग कंसेप्ट की वजह से हम लोगों ने इसको रिकॉर्ड नहीं किया है। या फिर सपोज करो आप अकाउंटिंग पॉलिसीज कौन सी, मतलब कौन सा
मेथड आप अकाउंटिंग में यूज कर रहे हो, डेप्रिसिएशन का कौन सा मेथड आप लोग यूज कर रहे हो, ठीक है, आपको स्टॉक की वैल्यूएशन करनी है तो उसमें आप कौन सा मेथड आप लोग यूज कर रहे हो, तो वो आप पहले से यहाँ पे मेंशन करते हो नोट्स में। ये फाइनेंशियल्स का पूरा पार्ट नहीं होता, इसको हम अलग से दिखाते हैं, ये क्या एक स्टेटमेंट वाइज होते हैं, पर इनको नोट बोला जाता है। और जो IFRS है वो इसको बहुत अच्छे से रिप्रेजेंट करने को बोलते हैं कि इसको आप अपनी फाइनेंशियल्स में रिप्रेजेंट करो, उसको शो करो। जब शो करोगे तो सामने वाला जो आपकी फाइनेंशियल्स को पढ़ के इंफॉर्मेशन को जानना चाहता है आपसे, वो आराम से उसको इंफॉर्मेशन को वहां से कलेक्ट कर सकता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं बेटा क्या, कंपोनेंट ऑफ IFRS फ्रेमवर्क, कंपोनेंट्स ऑफ IFRS फ्रेमवर्क। अब इसके अंदर कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं IFRS के अंदर बेटा? तो IFRS के टोटल आप देखेंगे तो टोटल 4 है हमारे पास। कितने बच्चे? यहाँ पे 4 दे रखे हैं आपको, ये टोटल 4 है। नंबर 1 पहला IFRS इशू बाय IASB, ओके। पॉइंट नंबर 2 IAS ओल्डर स्टैंडर्ड फॉर ISC स्टिल वैलिड अनलेस विड्रॉल, जब तक ये नहीं हटते तब तक उनको माना जाएगा। SIC का मतलब बेटा क्या है? जो स्टैंडिंग इंटरप्रिटेशन कमिटी, ठीक है, इनके बारे में बताया। फिर हम बात करते हैं IFRIC इंटरप्रिटेशन, ये क्या है? ये बेटा अपने आप पे IASB इशू बाय, किसने इसको इशू किया बेटा? IASB इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग इंटरप्रिटेशन कमेटी है ये, ठीक है, तो इन्होंने बना के दिया। तो इसके अंदर वी से दैट IFRS इट इंक्लूड्स ये सारे इसके अंदर इंक्लूड होती चीजें, ओके। नेक्स्ट हम बात करते हैं इन समरी। IFRS बेटा बड़ी सिंपल सी यहाँ पे लाइन बता दी उसने, इज अ ग्लोबल लैंग्वेज ऑफ अकाउंटिंग, ग्लोबल लैंग्वेज ऑफ अकाउंटिंग, ये पूरा ग्लोबल मान रहा है इसको, पूरा विश्व मानता है इसको IFRS को। पॉइंट नंबर 2 डेवलप बाय IASB, इसको किसने बनाया? IASB टू प्रमोट यूनिफॉर्मिटी एंड कंपेरेबिलिटी। पॉइंट नंबर 3 रिप्लेस IAS बट इट इंक्लूड्स ऑल प्रीवियस इंटरप्रिटेशन अनलेस रिवोक, जब तक इसको मना नहीं किया तब तक तो ये चल ही रहे अपना आप पे, ठीक है। इसमें सारे हमारे जो IAS थे, इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पहले जो चल रहे थे, वही हम मान के अभी भी चलते हैं, ठीक है, ठीक है। मतलब उनके अंदर वो जो हम आज जो IFRS बना के चल रहे हैं, बस ये है कि हमने क्या कर दिया है, बाकी जितने भी नेशन वाइज जो भी रूल रेगुलेशन थी उन सबको कन्वर्ट कर दिया IFRS के अंदर अब। और साथ साथ IFRS को सभी कंट्रीज ने मान के चलते हैं, जिससे सबकी अकाउंटिंग कैसी होती है? एक समान होती है, यूनिफॉर्मिटी आती है उनमें। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट अंडर IFRS इंक्लूड 5 एसेंशियल कंपोनेंट्स। अभी हमने पीछे बात की, पांच तरह के कंपोनेंट्स होते हैं। नेक्स्ट, अब इससे क्या होता है? प्रमोट होता है मतलब एक तरह से हम बोल सकते हैं प्रमोट इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस एंड क्रॉस बॉर्डर बिजनेस। हम लोग कोई भी क्रॉस बॉर्डर बिजनेस इजीली कर सकते हैं। एंड नेक्स्ट साथ साथ क्या है? इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस, इन्वेस्टर का एक कॉन्फिडेंस भी आ जाता है अपने आप पे। तो ये बातें हम लोगों ने बातचीत कर ली है। नेक्स्ट हम चलते बेटा क्या उसके बाद, इंडिया एंड IFRS, इंडिया और IFRS के बारे में बात की गई। अब इंडिया और IFRS, जैसे हमने तो ये तो पढ़ लिया कि IFRS को क्या होता है, अब इंडिया में इसका क्या कंटेक्स्ट है, तो यहां पे लिखा हुआ है, ध्यान देना। इंडियाज अप्रोच, इंडिया डिड नॉट अडॉप्ट IFRS, उसने IFRS को एज इट इज नहीं अपनाया, जैसे थे वैसे नहीं। इंस्टीड चूज टू कन्वर्स इट्स अकाउंटिंग स्टैंडर्ड विद IFRS, ठीक है, उन्होंने क्या किया? उसको चेंज किया अपने हिसाब से, अपने आप चेंज किया। एंड द कन्वर्स स्टैंडर्ड इज नोन एज इंड AS, जिसको हम लोग क्या क्या बोलते हैं आज की डेट में? इंड AS बोलते हैं। भाई पूरी कंट्री चल रही है IFRS पे, इंडिया कहता है नहीं हम नहीं चल रहे तुम्हारे साथ, हम क्या चलेंगे? हम लेके चलेंगे इंड AS को, इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को। अब इंड AS, इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को क्या मीनिंग है? इंड AS इज आर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स कन्वर्ज विद IFRS, जो किसके साथ कन्वर्ज है? IFRS एंड इशू बाय द कमिटी, इशू बाय द कंपनी एक्ट 2013, ठीक है, मैं 1956 बोलने वाला था, पहले वाला लॉ था कंपनी एक्ट का, अब वो चेंज होकर 2013 हो चुका है बेटा, ठीक है। एंड दे फॉलो प्रिंसिपल बेस्ड अकाउंटिंग अनलाइक ट्रेडिशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड विच आर रूल बेस्ड। जो पहले हमारे पास थे वो कैसे थे बेटा? वो थे रूल बेस्ड, अब रूल बेस्ड नहीं, अब क्या हमारे पास? प्रिंसिपल बेस्ड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं। वही हम बात करते हैं कि ऑब्जेक्टिव ऑफ इंड AS को, है ना, इनके पर्पसेस क्या है? नंबर 1 पहला क्या है? इंटरनेशनल प्रैक्टिसेस को अलाइन करना अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस के साथ, पहला काम क्या है? पॉइंट नंबर ये है, ठीक है। पॉइंट नंबर 2 में क्या है? ट्रांसपेरेंसी लेके आना, साथ में कंपेरेबिलिटी एंड ग्लोबल इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस को भी क्रिएट करना, ओके। पॉइंट नंबर 3 मीट द नीड ऑफ इंडियन बिजनेस एनवायरमेंट एंड लीगल सिस्टम। ध्यान देना बच्चे, मैंने 3 वर्ड्स बोले यहाँ पे, मीट द नीड फॉर द इंडियन बिजनेस एनवायरमेंट एंड लीगल सिस्टम। यहाँ का भी ध्यान रखा गया कि कौन सा सिस्टम है, साथ में क्या क्या एनवायरमेंट है, किस टाइप के बिजनेस हो रहे हैं, उन सबको सोच समझ के उनकी नीड के अकॉर्डिंग यहाँ बनाया। जैसे मैंने SME का भी थोड़ी देर पहले बात की थी, तो SME बेटा इंडिया में भी है, बाहर भी होंगे, तो उनके हिसाब से इनको बनाया गया, इनको डिजाइन किया गया IFRS, सॉरी इंड AS को, IFRS से इंड AS, ठीक है बच्चे। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके बाद,
एप्लीकेबिलिटी, बेटा देखो ये तो हमने बहुत पहले भी डिस्कस किया है। एप्लीकेबिलिटी कहां कहां पे लगेंगे? नंबर वन, पहला फर्स्ट एप्लीकेबल कहां पे? भाई लिस्टेड कंपनीज होंगी जो शेयर मार्केट के अंदर लिस्ट होती हैं। पॉइंट नंबर दो, कंपनीज नेटवर्थ ऑफ 250 करोड़, यही बात कर रखी है हमने बेटा। एंड देयर होल्डिंग्स, उनकी होल्डिंग या तो उन्होंने कंपनियां होल्ड कर रखी हो, उसके कुछ शेयर ले रखे हो, या उनकी सब्सिडीज हो, उनकी उनसे निकली भी कुछ कंपनियां उनके एसोसिएट हो सकते हैं, या उनकी जॉइंट वेंचर कंपनीज हो सकती हैं। अगर उनमें किसी में भी लग रहा है तो उन पे भी एप्लीकेबल होगा इंड एस। ओके, साथ साथ ये कैसे बेटा, ये मैंडेटरी होते हैं। कैसे होते हैं? मैंडेटरी हैं। दूसरी बात क्या है बेटा, वॉलंटरी अडॉप्ट भी कर सकते हो आप इंड एस को। अगर आपकी इच्छा, आपको लगता है कि मैं इंड एस लगा सकते हैं हम अपनी कंपनी में, तो आप लगा सकते हो, वॉलंटरी। पर ये मैंडेटरी है बेटा, जिनके साथ ये कंडीशन आ रही है उनको तो करना ही करना है अपने एप्लीकेबल, ठीक है। वही हम बात करते हैं इंड एस और ट्रेडिशनल एएस के अंदर क्या डिफरेंसेस आते हैं दोनों में। नंबर वन, पहला आता है नेचर, प्रिंसिपल बेस्ड। ये कैसा है बेटा? प्रिंसिपल बेस्ड है। वहीं ये दूसरा क्या बेटा? रूल बेस्ड है। कैसा है ये? रूल बेस्ड है, ठीक है। पॉइंट नंबर दो, बैलेंस शीट फॉर्मेट। बैलेंस शीट का फॉर्मेट कैसा है बेटा? यहाँ पे कोई प्रिस्क्राइब फॉर्मेट नहीं है, बट यहाँ पहले से प्रिस्क्राइब फॉर्मेट है जो शेड्यूल नंबर 3 के अंदर, शेड्यूल नंबर 3 के अंदर है। पॉइंट नंबर 3, वैल्यूएशन। वैल्यूएशन मतलब किस तरह से हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इंड एएस के अंदर कोई भी चीज को कैलकुलेट किया जाता है बच्चे, तो वो किस पे किया जाता है बच्चे? यहाँ पे कोई भी चीज को अगर आप कैलकुलेट कर रहे हो तो किस पे कैलकुलेट होगा बच्चे? वो होगा फेयर वैल्यू पे। किस पे? फेयर वैल्यू पे। जो चल रहा है वो उस प्राइस पे रिकॉर्ड होगा। जबकि ट्रेडिशनल के अंदर क्या आता है बच्चे? ट्रेडिशनल के अंदर आता है हिस्टोरिकल। कैसा आता है? हिस्टोरिकल कॉस्ट कंसेप्ट। क्या आता है? हिस्टोरिकल। जबकि इसमें क्या आता है? फेयर वैल्यू। इसमें क्या आता है? यूज ऑफ फेयर वैल्यू। दोनों में डिफरेंसेस है, दोनों में डिफरेंस है। ये कहता है कि अगर मान के चलिए जैसे हमारा हिस्टोरिकल जो पुराना वाला चल रहा है, आपने गोल्ड परचेज किया 1 लाख का, तो वो गोल्ड आपने बिलिंग कितने की? 1 लाख की। तो हिस्टोरिकल कॉस्ट कंसेप्ट जो पुराने एएस है वो कहते हैं 1 लाख का ही रिकॉर्ड होगा आज भी। लेकिन जो हमारा न्यू है इंडियस, इंडियस बोलता है फेयर वैल्यू। आपने 1 लाख कर लिया, कोई कोई मैटर नहीं करता कितने में चल रही है दाम। अगर आप बोलोगे 1.5 लाख, तो 1.5 लाख का आज से वो क्या बोलते हैं रिकॉर्ड होगा, 50,000 का प्रॉफिट मान के हम उसे कंसिडर कर लेंगे, ठीक है। तो इसको बोलते हैं फेयर वैल्यू। ये चलता है फेयर वैल्यू पे। वहीं तीसरे नंबर पे, सॉरी लास्ट नंबर पे आते हैं एग्जांपल्स। इंडियस के अंदर, इंडियस के अंदर लिखा हुआ है रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर। सर ये क्या होते हैं? अभी आप बीएसटी के अंदर इसको जानोगे बेटा कि रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर, प्रेफरेंस शेयर 2 टाइप के होते हैं, रिडीमेबल भी होते हैं और नॉर्मल भी होते हैं, इरिडीमेबल भी होते हैं। रिडीम का मतलब तो आप सब पता ही होगा, जिसको आप रिडीम कर लेते हो, जिसको आप कैश करवा लेते हो, तो ये रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर है, जिसको मैं कैश करवा सकता हूं। तो वो कह रहा है कि ऐसे जो भी होंगे, इंड एएस हमेशा क्या मानता है? उसको लायबिलिटी मानता है। क्या मानता है? लायबिलिटी। लेकिन जो हमारे पास ट्रेडिशनल एएस थे वो क्या मानते थे? इसको इक्विटी का पार्ट मानते थे। क्या मानते थे? इक्विटी का पार्ट। ये कंपनी का ओनर की तरह काउंट करते थे, जैसे शेयर होल्डर कैपिटल के अंदर शो करते थे। तो ये थोड़ा सा डिफरेंस आता है। थोड़ा सा क्या डिफरेंस है? चीजों को मानने में थोड़ी सी दिक्कत आती है बच्चे, ठीक है। वही हम बात करते हैं नेक्स्ट, अजम्पशंस ऑफ इंडिया। हम लोग इसके अंदर कौन कौन सी बातें मानते हैं, कौन कौन सी चीजें इसके अंदर चल रही है बेटा, ठीक है। तो जैसे यहाँ नंबर भी दे रखा है इंडिया, इसके अंदर अजम्पशन जो 101 पे लिखी गई है, 101 के अंदर है। 101 के अंदर है। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? नंबर वन, पहला गोइंग कंसर्न कंसेप्ट, दूसरा है एक्रुअल कंसेप्ट। गोइंग कंसर्न बिजनेस क्या होगा? फोर्सेबल पीरियड तक एज इट इज चलता रहेगा, हम यही मानेंगे। एक्रुअल कंसेप्ट क्या है बेटा? एक्रुअल कंसेप्ट में बोला गया है कि ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करो व्हेन दे अकर, जब ये हुए हैं, जब ये हुए हैं, ना कि जब ये सेटल्ड हो रहे हैं, जब ये पे हो रहे हैं। पे होने से मतलब नहीं है अगर इंकर्ड आज हुए तो आज ही रिकॉर्ड होंगे। इंकर्ड अगर मान के चलिए 2 हफ्ते बाद हुए, पेमेंट आज होगी है, तो आज रिकॉर्ड नहीं होगा वो पेमेंट। वो जो रिकॉर्ड होगा ट्रांजेक्शन बेसिकली 2 हफ्ते बाद ही रिकॉर्ड होगा, जब आप उसकी जब एक्चुअल में उन सर्विसेज को इंकर्ड करोगे। जो आपने गुड्स एंड सर्विसेज आपने बाय की होंगे तो रिकॉर्ड होंगे, जब सेल किया तो रिकॉर्ड होंगी। अगर उससे पहले आपको पेमेंट मिल जाती है तो उसे आप एडवांस के नाम पे रिकॉर्ड करोगे, उसे आप सेल नहीं रिकॉर्ड करोगे, सेल रिकॉर्ड नहीं करोगे। उसको तो हमने पढ़ रखा बेटा एक्रुअल कंसेप्ट के अंदर। तो वही वाली बात यहाँ बता रहा है कि अजम्पशन इंडिया के अंदर 2 अजम्पशंस को मानते मानते हम लोग। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि स्टेटमेंट और पर्पस। स्टेटमेंट कौन कौन सी बनती है? अभी हमने पीछे डिस्कस किया। टोटल स्टेटमेंट कितनी बनती है? इसके अंदर 5 बनती है। पहली स्टेटमेंट क्या है? फाइनेंशियल पोजीशन। हमने फिर से बेटा डिस्कस कर लेते हैं एक बार दोबारा से, हमारा रिवाइज हो जाएगा। बैलेंस शीट बनती है। दूसरे नंबर पे क्या है? चेंज इन इक्विटी का मतलब क्या है? शो करते हैं शेयर होल्डर इक्विटी के अंदर इसको हम लोग कि कितना कितना कंपनी के जो जो ओनर्स हैं वो अपना शेयर चेंज कर रहे हैं। नेक्स्ट बेटा कॉम्प्रिहेंसिव इनकम बन जाती है इसके अंदर, जिसका मतलब क्या होता है? इंक्लूड इनकम स्टेटमेंट एंड अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम। ध्यान देना, कंपनी एंड देन उसके बाद कॉम्प्रिहेंसिव और भी तो इनकम हो सकती है, उन सबको कंक्लूड कर दो, उन सभी को कंक्लूड कर दो, उन सभी को एक ही के अंदर शो करो। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं बेटा क्या? कैश फ्लो। क्या आता है बेटा इसके अंदर? कैश फ्लो। कैश फ्लो कैसे होता है? इनफ्लो में होता है और आउटफ्लो में होता है। इनफ्लो मतलब पॉजिटिव, आउटफ्लो मतलब नेगेटिव। ये दोनों तरह से रिकॉर्ड होता है। अब सर इसको बोल, ये कैश फ्लो बेसिकली आप 12th क्लास में भी पढ़ोगे बेटा आप लोग। तो इसमें 3 टाइप की एक्टिविटी बनाते हैं हम लोग, ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग। ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग। सर ये क्या होता है? इसके बारे में ज्यादा डिटेल में नहीं जानना, बस हमें यही जानना है कि अच्छा कैश फ्लो नाम की स्टेट बनती है जिसमें इनफ्लो आउटफ्लो होता है, इनफ्लो और आउटफ्लो होता है बेटा।
नेक्स्ट हम बात करते हैं नोट। नोट का मतलब क्या है, हम साथ साथ कोई भी ट्रांजेक्शन लिखेंगे तो उसकी एक्सप्लेनेशन देंगे और साथ में बताएंगे उसको कि भाई कैसे रिकॉर्ड किया, क्यों रिकॉर्ड किया। जो हमारे पे अकाउंटिंग करने ट्रीटमेंट्स है उनको हम लोग बताएंगे, कहाँ बताएंगे, नोट्स में। क्या बताएंगे उनको हम लोग, नोट्स में। एंड सिग्निफिकेंट ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज, साथ साथ उनके जो भी उनके लिए सिग्निफाई करेगा उसको हम शो करेंगे, उसको हम मेंशन करेंगे। मेरी बात यहां तक क्लियर बेटा? यस सर, हमें चीजें समझ में आ गई। ओके, आगे हम चलते हैं बेटा। आगे हमारे पास चलता है वैल्यूएशन प्रिंसिपल। वैल्यूएशन प्रिंसिपल इन एएस। इन एएस के अंदर जो वैल्यूएशन का प्रिंसिपल है वो कैसे काम करता है, तो फाइनेंशियल एसेट जैसे कि जितने भी शेयर डिवेंचर ये सब होते हैं, जैसे लाइक सिक्योरिटी एफडी वगैरह मान लीजिए, मस्ट बी वैल्यूड। मस्ट बी वैल्यूड, यहां बात की गई मस्ट बी वैल्यूड एट फेयर वैल्यू। ये सब किस पे रिकॉर्ड होंगी, फेयर वैल्यू पे। जबकि दूसरे एसेट्स, अदर एसेट्स कैन बी शो, कैन बी शोन एट हिस्टोरिकल एंड फेयर वैल्यू। इसको हम लोग कैन भी, ये हो सकते हैं, हिस्टोरिकल भी हो सकते हैं, फेयर वैल्यू भी हो सकते हैं, बट मेथड मस्ट बी यूज कंसिस्टेंटली। मतलब इसको अगर आपने वन टाइम अप्लाई कर दिया फेयर वैल्यू को तो आपको फेयर वैल्यू ही चलनी पड़ेगी। और अगर आपने सपोज करो हिस्टोरिकल पे चल रहे हो तो आप हिस्टोरिकल पे ही चलोगे। ये नहीं कि आप किसी ईयर में हिस्टोरिकल के बेस पे चल रहे हो, किसी ईयर में आप फेयर वैल्यू पे चल रहे हो, ऐसा नहीं होगा। अगर वंस एप्लीकेबल फॉर एवर एप्लीकेबल, ये पूरा अपने आप पे सेम होना चाहिए। रीजन, तभी तो कंसिस्टेंसी आएगी, नहीं तो कंसिस्ट आप हो ही नहीं पाओगे। और जब आप कंसिस्टेंसी का अकाउंटिंग रिकॉर्ड ही नहीं करोगे तो फिर आपकी जो फाइनेंशियल है उनमें प्रॉफिट एंड लॉस डिफरेंट आएंगे बेटा, और फिर आपको दिक्कत होगी, और फिर आप कभी भी ट्रू एंड फेयर व्यू अपने बिजनेस के लिए सोच नहीं पाओगे, और जो इन्वेस्टर है वो भी नहीं सोच पाएगा कि मैं इन्वेस्ट करूं या फिर नहीं करूं। नेक्स्ट हम बात करते हैं व्हाट इज फेयर वैल्यू। फेयर वैल्यू क्या होती है बेटा, प्राइस एट विच एसेट कैन बी सोल्ड एंड लायबिलिटी ट्रांसफर्ड इन फेयर मार्केट। हम उसे कितने में बेच सकते हैं, उसे हम कितने में एसेट्स को बेच सकते हैं, सौ की सीधी बात। हम उस एसेट को अभी कितने में बेच सकते हैं, लायबिलिटी को कितने पे कर सकते हैं, उसको फेयर वैल्यू बोलते हैं। उसको हम क्या बोलते हैं, फेयर वैल्यू बोलते हैं। मेरी बात यहां तक क्लियर है? यस सर, ये भी समझ में आ गया। ओके, अब हम चलते हैं आगे बच्चे। समरी बेटा, समरी देखो ध्यान देंगे बेटा। समरी, समरी के अंदर हमें जो अभी तक हमने आईएफआरएस के बारे में पढ़ा उनके ऊपर पूरा पूरा आपको इंड एएस के बारे में एक समरी बता रहा है। नंबर वन, पहला अप्रोच क्या है, इंड एएस बनाने के पीछे पर्पस क्या है। इंड एएस कन्वर्ज आईएफआरएस, सिंपल सी बात है, नॉट फुल आईएफआरएस, मतलब इसके अंदर पूरे आईएफआरएस को हमने पूरा पूरा एक्सेप्ट नहीं किया, कन्वर्ज कर रहा था। ओके, बेस क्या है बेटा, ये प्रिंसिपल बेस है, बड़े याद रखना प्रिंसिपल। जबकि एएस किस पे बेस्ड है बेटा, जो आपके रूल बेस्ड थे, कैसे वो रूल बेस्ड थे। जबकि ये किस पे बेस्ड है बेटा, ये आपके किस पे बेस्ड है, प्रिंसिपल पे बेस्ड है। इंड एएस एप्लीकेबल, ये मैंडेटरी है बेटा, लगेंगे ही लगेंगे लिस्टेड कंपनीज के ऊपर जिनकी नेटवर्क कितनी 250 करोड़ से ऊपर है, ये हम चर्चा कर चुके हैं। डिफरेंस फ्रॉम एएस, एएस से कैसे अपना पे अलग है, इंड एएस फेयर वैल्यू पे चलते हैं, ये किस पे चलते हैं, फेयर वैल्यू पे, ना कि हिस्टोरिकल कॉस्ट कंसेप्ट पे। नेक्स्ट हम बात करते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, इसमें सिमिलर टू आईएफआरएस फॉर्मेट 5 है ना बेटा, 5 फॉर्मेट आपने आपने पढ़ा होगा पार्ट 5 में प्रोडक्ट के अंदर, तो वो हमने देख लिए। नेक्स्ट आता है वैल्यूएशन, जो भी इसके अंदर वैल्यूएशन होगी बेटा वो किस पे बेस्ड होगी, फोकस ऑन फेयर वैल्यू फॉर फाइनेंशियल एसेट्स, फॉर फाइनेंशियल एसेट्स। मेरी बात यहां तक क्लियर है बच्चे? ठीक है, तो ये हमने चैप्टर 3 खत्म कर दिया बेटा। आज हमारे पास चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3 हमारे पास फिनिश हो गए हैं। अब हम पढ़ेंगे नया कंसेप्ट, नया टॉपिक, चैप्टर नंबर 4 नेक्स्ट क्लास में। ओके।